वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रोनाउन की सीट का आज लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर 551 टू 583 तक क्वेश्चंस अपने को करने हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ से पिंड मैसेज के अंदर जाके सीट डाउनलोड करनी है और फिर वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं और सारे सॉल्यूशंस करवाए जाते हैं। तो देखिए, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वर हिम। देखिए, जब मैंने बात बताई थी कि जब भी ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना हो, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। तो आपको ध्यान रखना है इफ़ आई वर ही, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? इफ ही। दूसरी बात देखिए, आई के साथ तो वाज लगना चाहिए, वर क्यों लगा है? जब भी आप इमेजिनेटिव सेंटेंस के अंदर इमेजिन करेंगे या खुद को दूसरे की जगह रखेंगे कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं तितली होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तब ऐसे केस में आई के साथ, ही के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ वर्ब लगाया जाता है। ये सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब होते हैं, जो नेक्स्ट टर्म टेंस की सीट के अंदर एक सब्जेक्टिव मूड के अंदर स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, नॉर्मल सी बात थी कि यहाँ पे क्या कह रहा था कि आई का कंपैरिजन करना चाह रहा था, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, तो इफ आई वर ही कर लीजिए। आंसर ए। बीइंग ए रेनी डे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। देखिए, कल की क्लास में हमने एक बात सीखी थी कि सब्जेक्ट सेम होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से वाक्य स्टार्ट हो रहा है पार्टिसिपल से, और जब पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अगर सेम है तो आप पहले वाले वाक्य से पहले सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो आपको रिमूव नहीं करना है और आपको दोनों से पहले अलग अलग सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। बिच्छू वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल बार बार इसलिए देता हूँ ताकि वो बेस बन जाए और आपको याद रहे। देखिए, एग्जाम्पल क्या था? वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, ए ट्रक रेन ओवर हिम। कि जब रोड पे वॉक कर रहा था तो एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। अब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपने वाक्य स्टार्ट किया, और पार्टिसिपल से जब आपने वाक्य स्टार्ट कर दिया तो सब्जेक्ट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो क्या था? सब्जेक्ट ट्रक था, तो क्या ट्रक वॉक कर रहा था? नहीं। तो वॉक तो क्या कर रहा था? ही कर रहा था। तो या तो यहाँ क्या करिए कि ही वॉकिंग ऑन द रोड, ए ट्रक रेन ओवर हिम। तो वाइल लगा देते हैं। नॉर्मली वाइल जब वह कर रहा था तो ही सब्जेक्ट जरूर आएगा, और अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाइए। पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसे? देखिए, वॉकिंग ऑन द रोड, ही वाज रन ओवर बाई ए ट्रक। तो ही वाज रन ओवर लिख दोगे तो सब्जेक्ट यहाँ दूसरे वाक्य क्या है? ही, और वॉक भी कौन कर रहा था? ही। तो सही है। तो या तो पेसिव बना दीजिए, पेसिव नहीं बनाना चाहते तो दोनों से पहले अलग अलग सब्जेक्ट लगाइए। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट सेम है तो पहले वाले से पहले सब्जेक्ट हटा लीजिए। इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आई। बीइंग ए रेनी डे, क्या रेनी डे कोई मैं हो सकता है? नहीं। और जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं के लिए सब्जेक्ट लगाया जाता है इट। तो इट बीइंग ए रेनी डे कर लीजिए, यहां पे आंसर है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग था। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट। देखिए, वन ऑफ देम की बात कर रही है, उनमें से एक, उनमें से एक अपना पासपोर्ट ले जाना भूल गया। और जब भी आप ऐसी एक जने की बात कर रहे हैं तो हमें देर का प्रयोग नहीं आना चाहिए था। किसका प्रयोग आ जाना चाहिए था? हिज का प्रयोग। मिस्टर शर्मा और रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। देखिए, मिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव को ब्रैकेट में डाल लीजिए, क्योंकि ये नाउन ऑफ अपोजिशन है, मिस्टर शर्मा कोई बता रहा है।
तो मिस्टर शर्मा विल अटेंड द मीटिंग आना चाहिए था, ही जो है एक्स्ट्रा लगा रखा है क्योंकि जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पूरे हो रहे थे। तो यहाँ पे ही को ओमिट कर लीजिए और आंसर हो जाएगा बी। ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वॉज हैप्पी। देखिए इस तरह के सेंटेंस के अंदर अब देखिए प्रत्येक लड़की को पैकेट दिया गया और सारी लड़कियां खुश थी। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में हुआ है, तो प्लूरल फॉर्म में हुआ है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, दे वर हैप्पी। ध्यान रखिए ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेंगे कि प्रत्येक लड़की को दिया गया है तो वह खुश थी, वह नहीं, वही सारी लड़कियां ही खुश थी, सामान्य अर्थ में लेके चलना है तो देवर कर लीजिए। माई सेल्फ एंड ही, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई एंड ही। द गंगा इज ए रिवर वूज ओरिजिन, ये सही है, लेकिन नॉर्मली बुक्स के अंदर क्या दिया रहता है, द ओरिजिन ऑफ विच करके देते हैं, लेकिन मैं आपको करवा चुका हूँ वो वूज ओरिजिन, ऑफ विच ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ विच, तीनों सही हैं, नो एरर करके चलिए। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इजंट ही, माई फ्रेंड की बात हो रही है तो माई फ्रेंड के लिए क्या आना चाहिए था क्वेश्चन टैग में, इट की जगह ही। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, जब आप दो प्लेयर्स में से बेस्ट की बात कर रहे होते हैं, दो प्लेयर्स में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब चॉइस की बात होगी तो आपको विच का प्रयोग करना है, वो का नहीं। इट इज द बेस्ट, जैसे ही आपने सुपरलेटिव डिग्री देखी तो आपके दिमाग में लाइट जल जानी चाहिए, बत्ती जल जानी चाहिए कि विच की जगह किसका प्रयोग आ जाएगा, दैट का। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, जब भी आपको नीदर ऑफ, इधर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ का प्रयोग आए तो उसके बाद आपको सिंगुलर का प्रयोग करना है, वर्ब का, सही था। और सिंगुलर यहाँ पे क्या आएगा, पजेसिव, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग आ जाएगा। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशंस वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। देखिए बात कर रहे थे हुज की, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑफ विच इनॉग्रेशंस, इनॉग्रेशंस ऑफ विच और वूज इनॉग्रेशंस सारे सही हैं, नो एरर करके चलिए, सॉरी आंसर कर लीजिए नो एरर। लेकिन लोकल बुक्स के अंदर इसका दिया रहता है, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स बता चुका हूँ, आप वूज डाल के देखिएगा गूगल के ऊपर और गूगल करिए ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर के अंदर, तो एडवांस लर्नर के अंदर वो आपको बताएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या सब चीज़ों के लिए वूज का प्रयोग होता है, केवल व्यक्ति के लिए नहीं। नेक्स्ट, मैनी वीमेन रिकंसाइल, देखिए क्वेश्चन नंबर 564, कल मैंने आपको करवाई थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पूरी लिस्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या होता था, रिकंसाइल के बाद आपको सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो रिकंसाइल देमसेल्व्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई के अकॉर्डिंग क्या हो गया, नो हो गया, सब्जेक्ट पूरा वर्ब पूरी। आई एम स्पीकिंग के अकॉर्डिंग ये भी पूरा हो गया, तो यहाँ पे वो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे वो किसके क्या आ जाना चाहिए, वूम, और वैसे भी देखा जाए तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस वूम होता है, दोनों तरीके से देख सकते थे। अब तीसरी बात आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि WH वर्ड लग गया मेरा, और WH वर्ड के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह या कंजक्शन की तरह काम करेगा तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देखिए वो इसलिए लगा रखा है कि क्योंकि मे आई नो की बात कर रहा था और पूरा वाक्य इंटेरोगेटिव है, इसलिए मे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटेरोगेटिव लगाया है। आंसर कर लीजिए वू की जगह वूम। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, जैसे इस तरह सेंटेंस देखो दिमाग में आने लग गया होगा, वो वूम सबसे पहले चेक करना है, आई के अकॉर्डिंग मेट आ गया, द पर्सन वाज माई क्लासमेट, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब पूरी हो गई, तो यहाँ पे वो की जगह क्या कर लीजिए, वूम कर लीजिए, क्योंकि जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पूरी हो गई, तो वो तो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया, आना नहीं चाहिए। ओइंग टू मी बीइंग, देखिए जब भी मेरा होना, मेरा होने का अर्थ दे रहा था
और मेरे होने का अर्थ दे रहा था, तो मेरे के लिए क्या आना चाहिए था? पजेसिव केस, माई बीइंग ए न्यू कमर। और देखिए यहाँ पे जेरेंड की तरह काम करा, जेरेंड से पहले पजेसिव केस उस रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। ए गॉड नहीं है, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात हो रही है, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये रूल मैं आपको बता भी चुका हूं, तो एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन कीजिए बी। ये टाइपो थी 567 में, गॉड नहीं है, गुड कर लीजिए। इट वाज हिम, इट प्लस बी के बाद अगर प्रोनाउन लगाना है तो सदैव और सदैव क्या लगाना है? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना है। 569, आई एंड राज लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। लास्ट समर आपने देखा तो सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए, वो यूज कर रखा था। फिर हम प्रोनाउन की सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, तो क्या होता है 2 3 1, यानी फर्स्ट पर्सन से पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए, तो राज एंड आई कर लीजिए, आंसर है आई विल सर्टेनली अवेल। जैसे ही आपने अवेल देखा उसके बाद ऑफ देखा, तो बीच में क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, अवेल माई सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। द बुक इज वेल इलुस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। बुक बहुत ही अच्छी तरीके से इलुस्ट्रेटेड है और अट्रैक्टिवली बाउंड है। जो इसे बनाती है, जो इसे बनाती है एक अट्रैक्टिव, और इसे का अर्थ देने के लिए क्या आना चाहिए था? बाउंड, मेकिंग इट ऑल टुगेदर। क्लियर है? तो यहाँ सेंटेंस का सेंस भी निकलना जरूरी होता है, तो यहाँ मेकिंग के बाद इट का प्रयोग कर लीजिए। इस तरह की सेंटेंस आपको देखिए एग्जाम में दी जाती है। कॉमन एरर, कॉमन एरर का मतलब जो हम बोलने में सामान्यतः यूज करने में गलती कर देते हैं, और सही जो सेंस होना चाहिए वो, जैसे हिंदी के अंदर भी तो हम ऐसा करते हैं। जैसे गाय को बोतल में डालकर दूध पिलाओ, ये नहीं होता ना, गाय का दूध बोतल में डाल के बच्चे को पिलाओ, ऐसे होता है। न कि ऐसे कि बच्चे को बोतल में डालकर दूध पिलाओ, ऐसा नहीं होता। बच्चे को बोतल में नहीं डालना, दूध को बोतल में डालना है। तो आप हिंदी में भी तो सेंटेंस करेक्शन हम करते हैं, तो उसी तरीके से तो हम क्या बोलते हैं सही, कि दूध को बोतल में डालकर बच्चे को पिलाएं। और हम कई बार क्या बोल देते हैं कि बच्चे को बोतल में डाल के दूध पिलाओ, तो बच्चे को बोतल में डाल के तो गलत हो जाएगा। तो यही वाली बात है। तो यहाँ सेंस हिंदी के अर्थ को अकॉर्डिंग करके देख लीजिए कीजिए कि मेकिंग इट ऑल टुगेदर यहाँ पे सही सेंस बैठेगा। बिसाइड्स मी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में अंदर बिसाइड एंड बिसाइड्स का विद एग्जाम्पल अर्थ बताएंगे और एग्जाम्पल भी टाइप करेंगे। कोशिश करिए, जिनको आता है, नहीं आता तो देख के बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। 573, मैनी लग गया तो मैनी के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल मैनी अदर्स कर लीजिए। और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त, कि मेरे अलावा, ये एक प्रेपोजिशन होती है। बिसाइड्स मी का अर्थ होता है मेरे अलावा सारे प्रेजेंट थे, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। और दूसरा होता है बिसाइड, बिसाइड का अर्थ मुझे आपको बताना है। माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। देखिए माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस, और हर हाउस को एक साथ लिखने के लिए पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स, यानी एपोस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था? हर्स एक साथ। वो टेबल याद करिए। ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। देखिए जैसे ही वूम देखो एक बार चेक कर लेते हैं। ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, सब्जेक्ट वर्ब पूरे, एवरीवन थॉट आ गया वो भी पूरा। यहाँ हैज स्टोलन यानी तीसरी वर्ब लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट लगना चाहिए था वो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने सीट थोड़ी जल्दी करवा दी लास्ट पार्ट आपको। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखते हैं। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्विट, रिकंसाइल, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगा? ही के अकॉर्डिंग लगना चाहिए।
तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए था, आंसर बी, absented himself. मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। देखिए, द ओनली एनिमल की बात हो रही थी और व्यक्ति की बात हो रही थी, तो आपको क्या करना है, द ओनली लगते ही दिमाग में बत्ती जल गई कि सर ने बताया था डिटर्मिनर या द ओनली वन ऑफ ऐसे लग जाएं तो वू की जगह दैट का प्रयोग कर लेना है। द यूएनओ इंसिस्ट्स ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर आपने कहा था कि दो के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग, तो यहाँ मेरे को कैसे पता लगेगा दो है दो से ज़्यादा। यूएनओ की बात हो रही है, तो यूएनओ तो बहुत सारी कंट्री दे उसके क्या है मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे बिटवीन किसका प्रयोग होना चाहिए था, अमंग का प्रयोग होना चाहिए था। दो से ज्यादा के लिए अमंग का प्रयोग होता है। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड। देखिए, नीज घुटने, घुटने की बात जब आप करेंगे तो केवल घुटने क्या होते हैं, केवल दो, तो दो होते हैं, तो क्या प्रयोग आएगा, ईच अदर। देखिए, जब आप अपना एंकल होता है, एंकल टखना होता है, और टखने के अंदर जब मोच आ जाती है उसके लिए एक वर्ड आता है स्प्रेंड माई एंकल। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें, एक आधे एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, आई स्प्रेंड माई एंकल। देर है, स्प्रेंड माई एंकल का अर्थ क्या होता है, टखने में चोट लगना, तो आप इसको एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज। देखिए, हमने कुछ ऐसी वर्ब करी थी जिनके बाद अपने को सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्गाइज, डिस्गाइज के बाद अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और लगाना किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीड नॉक डे, तो रिपीट हो गया, ईच अदर कर लीजिए। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच एंड अदर ऑन द न्यू ईयर। देखिए, ऑफिस स्टाफ मेंबर्स की बात थी, तो ऑफिस स्टाफ मेंबर सामान्यतः दो से ज़्यादा ही होते हैं, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग आएगा, ईच अदर का प्रयोग नहीं आएगा। वन अदर, वन अदर का होता है एक अन्य, अन्य का अर्थ देता है, एक दूसरे का अर्थ नहीं देता। ठीक है, जैसे मैंने एक और फ्लैट खरीद लिया, वन अदर हाउस, वन अदर पेन, वो सही होता है वन अदर। ईच अनदर नहीं होता, ईच अदर होता है और वन अनदर होता है, एंड ईच एंड अदर नहीं होता है। तो आपको किसका प्रयोग करना था, नॉर्मल स्टाफ मेंबर्स के लिए दो से ज़्यादा है इसलिए वन अनदर। इधर विजय और विमल, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगानी थी, वर्ब, तो विमल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, इज गोइंग। देखिए, अब यहाँ पे सर मेरे को ये बताइए कि विमल था, इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या पता कि इज ही आएगा, हैज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे क्या लगा रखा था, गोइंग लगा रखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो इज एम आर के साथ लगता है। सर हैव भी लगा रखा था, वापिस से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाना है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़ भी ना था, तो वो देख सोचते हम, और वो भी गलत, हैज़ बीन भी गलत होता, क्योंकि यहाँ फॉर द मैच है, फॉर के साथ टाइम आने पे ही परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते, तो यहाँ पे इसका प्रयोग कर लीजिए। माई सेल्फ राजेश मेहता, मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आई एम राजेश मेहता। ही इज द ओनली वन हु आई नो कैन टॉक। देखिए, ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज आ गया, आई के अकॉर्डिंग नो आ गया, तो यहाँ पे वू एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, वूम का प्रयोग कर लीजिए। मैंने बताया है कि वू और वूम में से ही आपको छांटना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। म्यूचुअल सेक्स ऑफ हैंड्स वर एक्सचेंज्ड। देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए आप, क्या होता है कि सेक एक वर्ब होती है, और सेक वर्ब दो तरीके से काम आती है। क्या, सेक वर्ब आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, सेक वर्ब किस तरीके से काम आती है, सेक somebody's हैंड, या और सेक हैंड प्रेपोजिशन लगती है इसके बाद विद somebody, या तो सेक somebody's हैंड
या शेक हैंड विद समबडी, ये दो शेक के साथ प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। दूसरी बात, म्यूचुअल शेक हैंड्स एक्सचेंज नहीं किए जाते, आपको हाथ मिलाने हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, दे शूक हैंड्स विद ईच अदर। क्लियर है, हाथ मिलाने के लिए शेक के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको बनाना है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो काम में लिया जाता है। सी आंसर कर लीजिए। द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स एंड सेट ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। देखिए बात आ रही थी ईच की, तो ईच के लिए क्या आना चाहिए था, सिंगुलर, और सिंगुलर क्या होता है, ही। तो ए आंसर हो गया। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। द केटल आर फेड ऑन बर्ली एंड ग्रास, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए कोई भी इसमें अंदर आंसर नहीं आएगा। देखिए जब हमने एक ईच अदर का क्वेश्चन किया था तो इससे रिलेटेड एक आपको नई बात मुझे याद आ गई है, वो बता देता हूं। ईच एंड अदर से रिलेटेड हम कुछ कर रहे थे कि ईच एंड अदर नहीं होता, ईच अदर होता है। हाँ देखिए 581, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए ईच अदर का किस किस तरीके से प्रयोग आ जाता है। कई बार ईच अदर का प्रयोग आपको कंफ्यूज भी कर देता है। देखिए एक इडियम काम में आता है, कैसे, बी एट ईच अदर्स थ्रोट। देखिए थ्रोट से रिलेटेड कुछ इडियम्स हैं, देखेंगे हम, इसकी बात करेंगे। बी एट ईच अदर्स थ्रोट का अर्थ क्या होता है। देखिए आपने एक दूसरे के गले पकड़ लिए, एक दूसरे के गले कब पकड़ोगे आप, जो आपके बीच कोई फाइटिंग होगी या आर्ग्यूमेंट होगा। तो ईच अदर्स थ्रोट, अगर आपको थ्रोट है THROAT, THROAT, तो ईच अदर से रिलेटेड ये इडियम याद रखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, बी एट ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाना या फाइट हो जाना, बी एट ईच अदर्स थ्रोट होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ थ्रोट की बात आई है, ये इडियम बताना था मुझे, याद आ गया इसलिए। नेक्स्ट थ्रोट की बात आई है तो थ्रोट से रिलेटेड दो चार इडियम्स और होते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो एक साथ नोट कर लीजिए। ए लंप इन टू, इन या टू समबडीज थ्रोट। लंप क्या होता है, कोई गांठ हो जाना, कोई शरीर का स्किन से बाहर कोई पार्ट बाहर आ जाता है, गांठ बन के फोड़ा हो जाता है, उसे लंप बोलते हैं। तो अब देखिए कि आपके गले में लंप पड़ गया, इसका मतलब क्या है, ए फीलिंग दैट यू वांट टू क्राई। आपका गला भर आया, गला भर आने का मतलब क्या होता है, समझते हो ना, गला भर आया। लंप पड़ गया आपके, तो लंप पड़ने का मतलब आपका गला भर आया है, गला भर आया मतलब आप रोना चाहते हो, तो लंप इन समबडीज थ्रोट होता है। नेक्स्ट, हैव ए फ्रॉग इन योर थ्रोट। थ्रोट से रिलेटेड क्या है, नेक्स्ट इडियम, हैव ए फ्रॉग, एक मेंढक घुस गया आपके थ्रोट में। तो इसका अर्थ क्या होता है कि टू हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ सोर थ्रोट, कि आपका सोर थ्रोट के कारण आप बोल नहीं पा रहे हो, डिफिकल्टी है, आपके गले में मेंढक घुस गया, इसका मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो। बस ये याद रखें कि हैव ए फ्रॉग इन योर थ्रोट, अगर गले में मेंढक घुस गया तो आप बोल नहीं पा रहे हो। क्लियर है। इसी तरीके से होता है जंप डाउन समबडीज थ्रोट। यार 4 नंबर इडियम इससे रिलेटेड नोट कर लीजिए, जंप डाउन समबडीज थ्रोट, किसी के गले के ऊपर कूदना। अब किसी के गले के ऊपर कूदने का देखो सामान्य अर्थों में क्या होता है, टू सडनली स्पीक एंग्रीली टू समवन, किसी को चिल्ला के बोलते हैं ना, टू सडनली स्पीक एंग्रीली टू समवन। अगर आप किसी के गले पे पड़ गए, गले पड़ गए यानी कूद के, तो यानी
उसके ऊपर आप चिल्लाए जबरदस्ती तरीके से, तो क्या होता है, थ्रोट पे जंप करना। क्लियर है। और एक इडियम और याद आ रहा है मुझे, नोट करना चाहें तो, स्टिक इन समबडीज थ्रोट, गले से चिपक गया। इसका अर्थ क्या होता है, इफ वर्ड स्टिक इन योर थ्रोट यू आर अनेबल टू से देम बिकॉज यू आर अफ्रेड और अपसेट। आप डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो क्या होता है, स्टिक इन समबडीज थ्रोट, यानी आपके गले में ही चिपक गए शब्द। देखिए, लंप आ गया तो आप रोने वाले हो, अगर आप फ्रॉग आ गया तो आप गला सोर है इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है। देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं कि मेंढक ठंडे पानी से आया, ठंडे पानी से आपका गला ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो आपके जुकाम हो गया, इसके कारण नहीं बोल पा रहे, तो फ्रॉग। और अगर आप डर के कारण नहीं बोल पा रहे हो, अपसेट हो इसलिए नहीं बोल पा रहे हो, तो आपके गले में स्टिक हो गए, तो क्या इडियम काम में आता है, स्टिक इन समबडीज थ्रोट। क्लियर है। तो इस तरीके से आज हमारी प्रोनाउन की सीट कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो आप एक काम करिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। टेस्ट सीरीज सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट करते हो, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। क्लियर है। धीरे धीरे आपके सब चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। देखिए, एक ईडियम याद आया मुझे, नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। एक ईडियम है, इन द ऑल टुगेदर, इन द ऑल टुगेदर। ये द हिंदू के अंदर मैंने एक दिन पढ़ा था कहीं पे, इन द ऑल टुगेदर। इन द ऑल टुगेदर का अर्थ होता है नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, यानी अगर आपने कपड़े नहीं पहन रखे तो उसके लिए इडियम काम में आता है इन द ऑल टुगेदर। वैसे ऑल टुगेदर का अर्थ कंप्लीटली होता है, लेकिन आप कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक वगैरह में दे दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सेवरल ऑफ देम, क्या सेंटेंस दिया होता, सेवरल ऑफ देम, सेवरल ऑफ देम, सेवरल ऑफ देम कर लीजिए, मैन कर लीजिए, सेवरल ऑफ मैन वर परेडिंग, several of men were parading around in the all together। तो कई बार लगता है कि इन द ऑल टुगेदर क्या है, यानी बिना कपड़ों के घूम रहे थे। इन द ऑल टुगेदर का ये अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास समाप्त करते हैं। कॉल इट ए डे, याद है ना, कॉल इट ए डे। और अपने घोड़ों को लगाम दीजिए, और नेक्स्ट अपना पार्ट जो होगा वो क्या होगा, टेंस। और टेंस का जो पार्ट होगा उसको अच्छे से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सीट ग्रुप पे शेयर कर दी गई है, उसको देखें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। होल्ड योर हॉर्सेस, और इस ईडियम का मेरे को आप अर्थ बताएंगे कि क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो कॉल इट ए डे फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, बात करते रहिए अपनों से। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।